नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं शिवम वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर टीम पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा प्रचंड बनाने के लिए मैं आपके साथ आज मौजूद हूँ। इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जो आपके स्कोर के लिए बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, वे सभी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न हमसे पूछा जाता है, क्या वे सभी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों स्वपोषित पौधे। क्या कहलाते हैं भाइयों बहनों, स्वपोषित पौधे। इसे एक नाम से और भी जानते हैं हम, अथवा करके हम लिख सकते हैं इसे स्वपोषी। क्या बोल सकते हैं, स्वपोषी। और अगर वो स्वपोषित पौधे, स्वपोषित या स्वपोषी वर्ग बोले तो इसमें सिर्फ कौन आते हैं, हमारे पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे अगर आएंगे तो वो स्वपोषित हो जाएगा, अगर उसने कह दिया जीव तो वो स्वपोषित में नहीं आएगा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित वर्ग पर निर्भर रहते हैं। क्या प्रश्न है, वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित वर्ग पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा हमारा परपोषित। परपोषित, इसे और भी क्या कह सकते हैं हम, परपोषी। परपोषी भी कह सकते हैं, परपोषी जीव। इसे परपोषित या परपोषी जीव भी कह सकते हैं। और इसे उदाहरण अगर वो पूछ ले कि परपोषित या परपोषी जीव का उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण होगा, एक तो हो जाएगा हमारा मनुष्य और जीव जंतु। मनुष्य और जीव जंतु किस प्रकार के जीव हैं, परपोषी जीव हैं। अब इसके लिए हम समझेंगे प्रश्न के लिए अच्छे से, इसके सभी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित वर्ग पर निर्भर रहते हैं, मतलब वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य वर्ग पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे हम जीव जंतुओं के लिए क्या कहते हैं, परपोषित या परपोषी जीव जंतु। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, किन्हीं दो प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं के नाम बताइए। क्या प्रश्न है, किन्हीं दो प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं के नाम बताइए। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों गाय, बकरी, हिरन, खरगोश। दो पूछा था, चार बता दिए आपके लिए। दो तो कम से कम याद रहेंगे ही एग्जाम में, तो दो एक्स्ट्रा लेके चले हैं इसी में। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है। क्या प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों लगभग 71%। 71% क्या है, जल है पृथ्वी पर। और जल है इसीलिए पृथ्वी पे क्या है, जीवन है। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, किन्हीं दो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं के नाम बताइए। क्या प्रश्न है, किन्हीं दो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं के नाम बताइए। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों मेढक और छिपकली। ये क्या है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं भाइयों बहनों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्या प्रश्न है, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसका उत्तर होगा हमारा ए जी
टांसले ने, किसने किया था? एजी टांसले ने। और वो समय पूछ ले, समय क्या था? तो समय था हमारा सन 1935 ईस्वी में। कब किया था इको सिस्टम का प्रयोग एजी टांसले ने? सन 1935 में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या प्रश्न है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों सूर्य। क्या है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र में? सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है भाइयों बहनों? प्राकृतिक से संबंधित महत्वपूर्ण घटक जैसे पर्वत, नदियां, सूर्य, पहाड़ और भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, इन सभी को मिला के क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। पर्यावरण विज्ञान की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, वन विनाश का मुख्य कारण क्या है? क्या प्रश्न है? वन विनाश का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों अम्ल वर्षा। क्या कारण है वन विनाश का? अम्ल वर्षा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही बार एग्जाम में हमारे देखने को मिलता है। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, पारा की अधिकता से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? क्या प्रश्न है? पारा की अधिकता से होने वाला मनुष्य में कौन सा रोग है? मतलब पारा की अधिकता से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों मिनीमाता। मिनीमाता रोग क्या है? पारा की अधिकता से होता है। इसे एक नाम से और भी जानते हैं, इसे हम अथवा करके लिख सकते हैं मीना माता। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे मिनी माता हो चाहे मीना माता हो, ये पारा की अधिकता से होने वाला रोग है, इसे हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, सांद्रण वृद्धि से कौन सा रोग होता है? क्या प्रश्न है? सांद्रण वृद्धि से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा मेरे भाई बहनों कुपोषण। कौन सा रोग होता है? कुपोषण। अगर आपके लिए इसका उत्तर पता था तो भाई बहनों कमेंट करके अवश्य बताएं कि हम इसका उत्तर जानते थे, और नहीं पता तो तब भी बताएं कि हम इसका उत्तर नहीं जानते थे। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारी बताइए। क्या प्रश्न है? प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारी बताइए। मतलब इसका जो दूषित जल होता है, गंदा जल होता है, उसके पीने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? इसका उत्तर होगा हमारा सबसे पहले तो मियादी बुखार, जो इस समय बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है लोगों में। तो इसके बाद क्या होगा? पीलिया। इसके बाद और क्या होता है? तपेदिक। इसके बाद हैजा। ये कुछ बीमारियां हैं जो दूषित जल पीने से फैलती हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? क्या प्रश्न है? मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये जो 20 हर्ट्ज है, इससे अगर कम पे सुनेगा तो उसे कुछ भी सुनाई स्पष्ट रूप से नहीं देगा, और वो 20,000 से ऊपर सुनेगा तो उसे एक रोग हो जाएगा जिसे हम कहते हैं बहरापन। बहरापन का रोग हो जाएगा मनुष्य के लिए। तो ये एक क्या नाम है, ध्वनि विज्ञान द्वारा एक लिमिट बताई गई है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आराम से सुविधा से सुन सकता है। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा पुणे। जो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है भाई? पुणे महाराष्ट्र में भाई।
कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जहाँ के हमारे क्या थे? वीर छत्रपति शिवाजी थे। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मेरे भाई बहनों नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अब सपोज करो हमें इसका उत्तर नहीं पता है, तो हम कैसे इसका उत्तर बताएंगे? तो इसमें केंद्र की बात कर रहा है, केंद्र सरकार हमारी कहाँ है? नई दिल्ली है। तो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड हमारा कहाँ हो सकता है? नई दिल्ली होगा भाई। जहाँ केंद्र सरकार वहां केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड। तो ये कॉमन है, इसका आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं अगर आपके लिए केंद्र सरकार कहाँ है ये पता है। तो कुछ होते हैं क्या नाम है, कुछ थ्योरी पे, कुछ अनुभव पे आधारित क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए नहीं पता होते भी आप उसका उत्तर दे देते हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, विलुप्ति के करीब पौधे एवं जीव जंतुओं का क्या नाम है वर्णन किस किताब में है? क्या प्रश्न है? विलुप्ति के करीब संकटग्रस्त पौधे एवं जीव जंतु का संबंध या वर्णन किस किताब में है? क्या प्रश्न है? विलुप्ति के करीब संकटग्रस्त पौधे एवं जीव जंतुओं का वर्णन किस किताब में? इसका उत्तर होगा रेड डाटा बुक। एक किताब है हमारी रेड डाटा बुक के नाम से। उसमें क्या है, जो भी हमारे जीव जंतु या पेड़ पौधे विलुप्ति करीब है, मतलब जो बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलते हैं, उनका वर्णन है हमारे रेड डाटा बुक में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अपना वन अपना धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? क्या प्रश्न है? अपना वन अपना धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? इसका उत्तर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में प्रारंभ की गई भैया? ये हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं या नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर होगा हमारा मेधा पाटकर। कौन है? मेधा पाटकर। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? क्या प्रश्न है? किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के लिए भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है, ये हमेशा अंत काल तक रहने वाली है, मतलब जब तक ये सृष्टि है। इसलिए सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? क्या प्रश्न है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों पेरियार गेम्स अभयारण्य। कौन सा है? पेरियार गेम्स अभयारण्य। जंगली हाथी इसमें पाए जाते हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा उत्तराखंड। कहाँ स्थित है भाई बहनों? उत्तराखंड में। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या प्रश्न है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर होगा मेरे भाई बहनों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए एक नाम से और भी जानते हैं, कहीं कहीं आपके लिए मिलेगा इसमें क्या, जिम कार्बेट। तो वो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना वरना नंबर कटा दोगे भाई।
चाहे वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, चाहे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इतना ध्यान रखना। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे भाई बहनों 29 जुलाई। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है? क्या प्रश्न है? किसे फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है? इसका उत्तर हो गया मेरे भाई बहनों एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, जिसे हम एक और भी ना उपाधि से जानते हैं, हरित क्रांति के जनक। अगर वो पूछ ले हरित क्रांति का जनक कौन है, तो ये भी कौन है? हमारे एम.एस. स्वामीनाथन है। क्या है ये? हरित क्रांति के जनक भी हैं भाई एम.एस. स्वामीनाथन। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मेरे भाई बहनों महरौली के समीप। कहाँ स्थित है मेरे भाई बहनों? महरौली के समीप। इसी के साथ दोस्तों हमारे पर्यावरण एनवायरमेंट का चैप्टर समाप्त होता हुआ। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।